ये कहानी एक रशियन सोल्जर की है जो रात के अंधेरे में एक सीक्रेट स्नाइपर की तरह काम करता है। वो जर्मन्स को चुपचाप मारने के लिए रात में मिशन पर जाता है। अपनी स्नाइपिंग स्किल्स की मदद से उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में कई जर्मन सोल्जर्स को मार गिराया। ये मूवी सेकंड वर्ल्ड वॉर की एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। तो चलिए उस सीक्रेट स्नाइपर की कहानी सुनते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम वसीली है। वो अपने भाई के साथ जंगल में आया है स्नाइपर से हंटिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए। उसका भाई अपना घोड़ा थोड़ी दूर जाकर बांध देता है ताकि वो टारगेट बन सके। यहीं पर उसका भाई उसे हंटिंग का हुनर सिखाता है। वो उसे समझाता है कि जब तक शिकार खुद आगे ना आए शिकारी को पत्थर की तरह चुप और स्थिर रहना पड़ता है। कुछ ही देर बाद वसीली एक भेड़िए को देखता है जो घोड़े की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि उस पर हमला कर सके। भेड़िए को अपनी तरफ आते देख उसका भाई उससे कहता है कि फायर करो। वसीली हिम्मत दिखाता है और एक ही गोली में उस भेड़िए को मार गिराता है। यहीं से उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। फिर कहानी आती है 12 सितंबर 1942 पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय की। जर्मन्स उस वक्त ऑलमोस्ट पूरे यूरोप पर कब्जा कर चुके होते हैं। अब उनकी नजर रशिया पर होती है। वो रशिया पर हमला करके एशिया की सबसे बड़ी ऑयल माइंस पर कब्जा करना चाहते हैं। उस वक्त रशियन रेड आर्मी जर्मनों से रशिया के शहर स्टालिनग्राड में लड़ रही होती है, लेकिन जर्मन्स के एडवांस्ड फाइटर प्लेन्स, टैंक्स और पावरफुल हथियारों के सामने रशियन आर्मी टिक नहीं पा रही। बहुत सारे रशियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसलिए रशियन सरकार और सोल्जर्स ये फैसला करते हैं कि शहर के आम लोगों को वहां से निकाल दिया जाए ताकि सिर्फ सोल्जर्स रह जाएं और जर्मन्स से आसानी से मुकाबला कर सकें। इसी ट्रेन में हमें वसीली दिखता है जो अब बड़ा हो चुका है। वो अब रशियन आर्मी में एक स्पेशल स्नाइपर है। ये ट्रेन उन्हें स्टालिनग्राड ले जा रही है। अगर वो लोग नदी पार करने में कामयाब हो जाते हैं तो सीधा वॉर के फ्रंट लाइन पर पहुंच जाएंगे। रेड आर्मी अपने सारे सोल्जर्स को उतारकर नदी पार करवाने लगती है। जैसे ही सोल्जर्स मैदान जंग के करीब पहुंचते हैं जर्मन सोल्जर्स शहर पर जबरदस्त हमला शुरू कर देते हैं। जर्मन सोल्जर्स रशियन सोल्जर्स को ऐसे मार रहे होते हैं जैसे किसी छोटे शिकार को निशाना बना रहे हों। एक एक करके ढेर सारे रशियन सैनिक मारे जाते हैं। ये खतरनाक हालात देखकर कुछ रशियन सोल्जर्स डर कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रशियन ऑफिसर्स अपने ही भागते हुए सोल्जर्स को गोली मारकर पानी में गिरा देते हैं ताकि कोई पीछे न हट सके। तभी ऊपर से जर्मन प्लेन्स आकर बमबारी शुरू कर देते हैं। इस बॉम्बिंग में कैंप के बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं। किसी तरह वसीली खुशकिस्मती से बच जाता है, लेकिन उसके आसपास बहुत से सोल्जर्स मारे जा चुके होते हैं। जो बचे होते हैं उन्हें दो ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक ग्रुप को राइफल दी जाती है, दूसरे ग्रुप को सिर्फ बुलेट्स दी जाती है। जिनके पास सिर्फ बुलेट्स हैं उन्हें कहा जाता है कि जब उनका साथी मरे तो उसकी गन उठा लेना। वसीली को सिर्फ बुलेट्स मिलती है। ऑफिसर्स उन्हें बता देते हैं कि अगर तुम्हें हथियार चाहिए तो जर्मन्स को मारो और उनकी गन उठा लो, और अगर तुम में से कोई बैटलफील्ड से भागने की कोशिश करेगा तो उसके साथी को गोली मार दी जाएगी। फिर उन्हें फ्रंट लाइन की तरफ भेज दिया जाता है। रशियन सोल्जर्स मुश्किल से बैटलफील्ड तक पहुंच पाते हैं, लेकिन जर्मन्स की साइड से इतनी जबरदस्त गोलियां और बमबारी हो रही होती है कि वहां टिक पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है। थोड़े ही वक्त में सोल्जर्स को समझ आ जाता है कि ये जंग जीतना लगभग नामुमकिन है। कुछ सोल्जर्स फिर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रशियन ऑफिसर्स उन्हें भी गोली मार देते हैं। इसी भगदड़ में वसीली के एक दोस्त को भी गोली लग जाती है। वसीली उसकी गन लेने के लिए दौड़ता है। जैसे ही वो गन लेने जाता है एक और सोल्जर उसके ऊपर अपनी बॉडी से ढाल बनाकर उसे ढक लेता है ताकि वो बच जाए। जैसे जैसे जंग बढ़ती जाती है और भी बहुत से रशियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। लोहे मिट्टी में लथपथ लाशें हर तरफ बिखरी होती हैं। जर्मन्स धीरे धीरे स्टालिनग्राड शहर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। फिर जर्मन्स एक रशियन गाड़ी पर टैंक से हमला करते हैं। गाड़ी पलट जाती है। उस गाड़ी से एक रशियन सोल्जर बाहर निकलता है जिसका नाम डनीलोव होता है। वो रशियन आर्मी में डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम करता है और न्यूज़पेपर में जंग से जुड़ी खबरें लिखता और छापता है। जर्मन सोल्जर्स जब उनकी तरफ आते हैं तो डैनिलोव खुद को बचाने के लिए मरे हुए रशियन सोल्जर्स की लाशों के बीच लेट जाता है ताकि जर्मन्स उसे भी मरा हुआ समझ लें। जर्मन सोल्जर्स आगे बढ़कर जमीन पर पड़ी लाशों पर गोलियां चलाते हैं ताकि अगर कोई जिंदा हो तो वो भी वहीं खत्म हो जाए, लेकिन किस्मत से डैनिलोव को गोली नहीं लगती और वो किसी तरह जिंदा रहता है। लेकिन लाशों की बदबू और डर की वजह से वो अंदर से टूट चुका होता है। जब जर्मन्स वहां से आगे बढ़ जाते हैं तो डैनिलोव धीरे से उठता है और एक डेड बॉडी के पास पड़ी गन उठा लेता है। वो वहां से रेंगते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ी दूरी पर उसे एक जर्मन ऑफिसर दिखाई देता है जो अपने सोल्जर्स पर चिल्ला रहा होता है। डैनिलोव डेड बॉडीज के बीच से एक गन निकालता है और उस जर्मन ऑफिसर को निशाना बनाता है, लेकिन तभी उसी लाशों के ढेर में से एक जिंदा शख्स उठता है। ये वही वसीली होता है। वसीली उसके हाथ से गन लेता है और डैनिलोव को साइड में कर देता है। वो जर्मन प्लेन्स की बॉम्बिंग का इंतजार करता है ताकि बम के धमाके की आवाज में गोली की आवाज दब जाए और जर्मन्स को पता न चले कि किसी ने स्नाइपर से फायर किया है। जैसे ही ऊपर से बॉम्बिंग शुरू होती है वसीली अपनी गन में गोली भरता है और सही वक्त का इंतजार करता है। डनीलोव डरता है कि कहीं जर्मन सोल्जर्स गोली की आवाज न सुन लें, लेकिन वसीली उसे यकीन दिलाता है और ऑफिसर को मारने पर जोर देता है। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकती है जिसमें कुछ जर्मन सोल्जर्स होते हैं जो उसी ऑफिसर की हिफाजत के लिए आए होते हैं। वसीली वहीं से निशाना साधता है। जैसे ही प्लेन्स जोरदार धमाका करते हैं वसीली उसी आवाज के साथ गोली चला देता है। एक गोली ऑफिसर के सिर में लगती है और वो वहीं गिर जाता है। बॉम्बिंग की वजह से किसी को गोली की आवाज सुनाई नहीं देती। फिर वसीली दूसरी गोली से पास में खड़े एक और जर्मन सोल्जर का भी सिर उड़ा देता है। इसके बाद एक जर्मन उसे देख लेता है और ग्रेनेड निकालकर उसकी तरफ फेंकने की कोशिश करता है। वसीली उसे भी हेडशॉट मारकर वहीं खत्म कर देता है। बस एक जर्मन सोल्जर और बचता है जो भागने लगता है। वसीली खड़ा होता है और उसे भी एक ही गोली में खत्म कर देता है। डैनिलोव वसीली की हिम्मत और उसकी स्नाइपिंग स्किल्स देखकर हैरान रह जाता है। उसने रशियन आर्मी में ऐसा स्नाइपर पहले कभी नहीं देखा था। फिर डैनिलोव उसे अपने साथ रशियन सोल्जर्स के हेडक्वार्टर में ले जाता है। वहां वह वसीली की बहादुरी के बारे में अखबार में एक छोटी सी कहानी लिखता है, कैसे वसीली ने 4 जर्मन सोल्जर्स और एक ऑफिसर को स्नाइपर से मार गिराया। वसीली खुद भी ये खबर अखबार में देखकर बहुत खुश होता है। कुछ ही देर बाद रशियन आर्मी के एक बड़े जनरल ख्रुश्चोव वहां पहुंचते हैं। वो फ्रंट लाइन पर रशियन सोल्जर्स की हालत से बहुत गुस्से में होते हैं और अगर ये खबर स्टालिन तक पहुंच जाती तो फिर उसे अपने तमाम कमांडरों को मौत की सजा देनी पड़ती। यानी या तो पूरी की पूरी बेहतरीन फौज मैदान ए जंग से भाग जाती या फिर
इससे डर कर खुदकुशी कर लेती। इसका मतलब ये था कि कमांडर ने न भागने की हिम्मत दिखाई, न ही खुद अपनी जान ली, और इसी बात से हालात और नाजुक हो रहे थे। जनरल क्रूश्चोव अफसरों से कहता है कि कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे सोल्जर्स के मनोबल को उठाया जा सके, ताकि रशियन सोल्जर्स दोबारा हिम्मत जुटाकर जर्मन्स के सामने डट कर खड़े हो सकें, मुकाबला कर सकें, और स्टालिन इस शहर को फिर से रशियन आर्मी के कंट्रोल में ला सके। तब डेनिलोव जनरल को समझाता है कि अगर ये जंग जर्मन से जीतनी है तो सबसे पहले रशियन सोल्जर्स के अंदर उम्मीद जगानी होगी। इसके लिए हमें एक हीरो चाहिए, कोई ऐसा नाम जिसकी बहादुरी सुनकर सबको हिम्मत मिले। डेनिलोव जनरल को वसीली की बहादुरी और उसकी स्नाइपिंग स्किल्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि वसीली की कहानी पूरे मुल्क में हर जगह अखबारों के जरिए छापी जानी चाहिए, ताकि इस जंग की आग हर नागरिक के दिल में जोश में बदल जाए और सबके अंदर दुश्मन के खिलाफ गुस्सा और हिम्मत पैदा हो। जनरल को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वो तुरंत इसी पर काम करने का हुक्म दे देता है। डेनिलोव फौरन ये बात वसीली को भी बताता है और फिर उसकी कहानी देश भर के अखबारों में छाप देता है। धीरे धीरे पूरे मुल्क की नजर में एक नया हीरो पैदा हो जाता है। वसीली एक आम सिपाही से उठकर पूरे रशियन आर्मी का सिंबल बन जाता है। साधारण सोल्जर से लेकर बड़े बड़े जनरल्स तक सब उसके नाम से वाकिफ हो जाते हैं। पहले उसे जनरल के पास बुलाया जाता है, फिर उसे ऑफिशियली रशियन आर्मी के स्नाइपर डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ ही वक्त में वासिली रशियन स्पेशल फोर्सेस का मशहूर स्नाइपर बन जाता है। एक लड़ाई में वो लगभग 33 जर्मन सोल्जर्स को मार गिराता है, लेकिन जर्मन समझ ही नहीं पाते कि उनके सोल्जर्स को इस तरह एक एक करके कौन मार रहा है। डर का साया जर्मन आर्मी पर छाने लगता है। लगभग 30 जर्मन कमांडर्स तक उसके नाम से सहमे रहते हैं। नए नए सोल्जर्स जो रशियन आर्मी में भर्ती होकर फ्रंट पर भेजे जाते हैं, वो भी वासिली जैसे हीरो बनने के सपने देखने लगते हैं। हर किसी के दिमाग में जर्मन्स का डर कम और वासिली जैसा बनने की ख्वाहिश ज्यादा होने लगती है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। वासिली हर मिशन में एक एक करके जर्मन सोल्जर्स को मौत के घाट उतार रहा होता है। जर्मन आर्मी इस जंग में कमजोर पड़ने लगती है। आखिरकार जर्मन्स ये फैसला करते हैं कि इस सीक्रेट स्नाइपर को खत्म करना जरूरी है। इसके लिए वो एक मशहूर जर्मन स्नाइपर को बुलाते हैं, मेजर अर्विन। जर्मन आर्मी का कमांडर उसे ये बात बताता है कि एक रशियन सीक्रेट स्नाइपर उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स और सोल्जर्स को चुन चुनकर मार रहा है। कमांडर मेजर अर्विन को साफ साफ हुक्म देता है कि किसी भी तरह इस रशियन स्नाइपर को ढूंढ कर मार डालो। मेजर अर्विन अपना मिशन शुरू कर देता है। वो भी एक एक कर रशियन सोल्जर्स को स्नाइपर से मारना शुरू करता है और ये खबर जल्दी ही चारों तरफ फैल जाती है कि अब मैदान में एक खतरनाक जर्मन स्नाइपर भी आ चुका है। दूसरी तरफ हम वासिली को एक नए मिशन पर देखते हैं। ये मिशन उसे एक रशियन बच्चा साचा दिलवाता है। साचा वासिली का बहुत बड़ा फैन होता है। वो उसे अपना हीरो मानता है और बिल्कुल वैसा ही बनना चाहता है। साचा जूते पॉलिश करने और छोटी मोटी काम धंधे से अपना गुजारा करता है, लेकिन दिल से वो वसीली जैसी बहादुरी का सपना देखता है। साचा वसीली को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ वसीली की मुलाकात साचा की माँ से होती है, जो उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे बहुत इज्जत देती है क्योंकि बाकी सब डरकर छुप रहे हैं, लेकिन वसीली जैसे लोग सामने खड़े होकर लड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़की वहाँ आती है जिसका नाम तानिया चरनोवा होता है। तानिया का काम आम लोगों को जर्मन से बचाने में मदद करना होता है। वो भी वासिली को बहुत पसंद करती है। उसने अखबारों में उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद वासिली को चैन नहीं है क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई। फिर उसे खबर मिलती है कि शहर में कोई नया स्नाइपर आ गया है जो रशियन सोल्जर्स को एक एक करके मार रहा है। ये सुनते ही वसीली ये मिशन खुद लेने का फैसला करता है। शहर की इमारतों में तलाश करते करते उसे एक बिल्डिंग में लेटे हुए स्नाइपर जैसा कोई दिखता है। वो बहुत संभल कर उसे निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली चलने के बाद पता चलता है कि वो असली स्नाइपर नहीं था। फिर वह अपने एक साथी को नीचे भेजता है ताकि वो बिल्डिंग के अंदर जाकर चेक कर सके, लेकिन अचानक कहीं से गोली चलती है और उसका दोस्त वहीं गिरकर मर जाता है। वासिली समझ जाता है कि वो एक जाल में फंस गए हैं। बिल्डिंग के अंदर कोई स्नाइपर नहीं था, असली स्नाइपर तो कहीं और छुपा हुआ है। इसी दौरान जर्मन प्लेन्स स्टालिनग्राड शहर पर जबरदस्त बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। बॉम्बिंग से वासिली का दोस्त बुरी तरह डर जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो खुली जगह की तरफ भागता है, जर्मन स्नाइपर उसे भी गोली मारकर खत्म कर देता है। ये वही जर्मन स्नाइपर होता है, मेजर अर्विन। बॉम्बिंग के दौरान वसीली एक बिल्डिंग के अंदर छुप जाता है क्योंकि उसकी तरफ से कोई हरकत नहीं होती। मेजर अर्विन ये सोचकर वहां से निकल जाता है कि शायद वो मारे जा चुके होंगे या अब बाहर नहीं आएंगे। मेजर अर्विन को रशियन लैंग्वेज भी अच्छी तरह आती है। हम उसे शहर में घूमते हुए देखते हैं। उसके हाथ में वो अखबार होता है जिसमें वासिली के बारे में खबर छपी थी। वो इस अखबार को देखकर शहर की हालत और वासिली की इंपॉर्टेंस को समझ रहा होता है। साचा जूते पॉलिश करते करते बातों बातों में उसे वासिली के बारे में कुछ बातें बता देता है। दूसरी तरफ वासिली भी डेनिलोव को मेजर अर्विन के बारे में बताता है कि एक बहुत खतरनाक स्नाइपर अब उनके खिलाफ काम कर रहा है। वॉर के हालात देखकर डेनिलोव समझ जाता है कि ये कोई आम स्नाइपर नहीं है, बल्कि वही मशहूर मेजर अर्विन है, दुनिया के सबसे खतरनाक और मशहूर स्नाइपर्स में से एक। जर्मन्स ने इसी मेजर अर्विन को वसीली को मारने के लिए भेजा है। इसी वजह से अब वसीली की टीम में एक नया स्नाइपर शामिल किया जाता है जिसका नाम कुलिकोव होता है। जंग शुरू होने से पहले कुलिकोव ने स्नाइपिंग की ट्रेनिंग भी मेजर अर्विन से ही ली थी, इसलिए वो उसे अच्छी तरह पहचानता है। अगले दिन कुलिकोव वसीली को बताता है कि उसने शहर की एक बिल्डिंग में एक अनजान जर्मन स्नाइपर को देखा है। खबर मिलते ही दोनों उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं। अचानक उन पर मशीन गन से फायरिंग शुरू हो जाती है। किसी तरह वो दोनों एक बिल्डिंग में घुसकर अपनी जान बचाते हैं। जर्मन्स उन्हें वहीं फंसाकर जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं, फिर भी दोनों किसी तरह जिंदा बच जाते हैं और अपने पोजीशंस बदलकर उसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर जाकर बाहर की तरफ स्नाइपर पोजीशन ले लेते हैं। सबसे पहले वो जर्मन आर्मी की टेलीफोन लाइन को निशाना बनाते हैं ताकि जर्मन्स बैकअप न बुला सकें, लेकिन दोनों जानते हैं कि इस बिल्डिंग से जिंदा निकल पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो रात होने का इंतजार करते हैं। कुछ घंटों बाद जब उन्हें भूख लगती है तो वो देखते हैं कि खाना गलती से बिल्डिंग के नीचे ही रह गया है। उनका एक साथी नीचे खाना लेने के लिए उतरता है, लेकिन जर्मन्स उसे पकड़ लेते हैं। मेजर अर्विन उससे वसीली के पोजीशन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता, इसलिए उसे जबरदस्ती एक जर्मन सोल्जर की निगरानी में टूटे हुए केबल को ठीक करने के लिए भेजा जाता है ताकि वसीली उसे देखते ही गोली चलाए और अपना ठिकाना बता दे। दूर से कुलिकोव एक जर्मन सोल्जर को केबल ठीक करते देखता है और उसे टारगेट कर लेता है।
लेकिन असल में वो उनका ही साथी होता है जिसे जबरदस्ती भेजा गया था। कुलिकॉफ उसे जर्मन सोल्जर समझकर गोली मार देता है। यही हमें मेजर अर्विन की असली चालाकी समझ आती है। बस एक गोली की आवाज से ही वो वासिली और कुलिकॉफ की ठीक लोकेशन समझ जाता है। अब दोनों के पास अपनी पोजीशन बदलने का भी सही मौका नहीं बचता, लेकिन कोई भी स्नाइपर पास ही छुपा हुआ हो सकता है। ये बात पक्का करने के लिए वो दोनों एक और चाल चलते हैं। कुलिकॉफ अपना हेलमेट ऊपर उठाकर दिखाता है ताकि अगर स्नाइपर आस पास हो तो उस पर गोली चलाए और उनकी पोजीशन पता चल जाए, लेकिन ये सारी चाल मेजर अर्विन पहले से समझ चुका होता है, इसलिए वो गोली नहीं चलाता, बस चुपचाप उनकी अगली हरकत का इंतजार करता रहता है। वासिली और कुलिकॉफ ये समझ लेते हैं कि शायद आसपास कोई स्नाइपर नहीं है। इसी गलती की वजह से जब वो अपनी जगह बदलने की कोशिश करते हैं तो पहले से तैयार बैठा हुआ मेजर अर्विन निशाना साधकर कुलिकॉफ को गोली मार देता है और वो वहीं मारा जाता है। इतनी मौतों के बाद जनरल ख्रुश्चोव डैनिलोव पर दबाव डालता है कि किसी भी तरह मेजर अर्विन को खत्म करना होगा। इसी बीच रात हो जाती है। इधर वासिली पर भी बहुत मेंटल प्रेशर होता है और रशियन हेडक्वार्टर के लोग भी टेंशन में आ जाते हैं। कुलिकॉफ की मौत से सबका हौसला टूट जाता है। डैनिलोव जानता है कि अकेले वसीली के लिए इस स्नाइपर को मारना आसान नहीं होगा, क्योंकि मेजर अर्विन उससे ज्यादा चालाक और डेंजरस है। लेकिन अगर डैनिलोव वसीली के साथ रहे तो वो उसे मेजर अर्विन के बारे में और ज्यादा गुप्त बातें बता सकता है। उसकी आदतें, उसका सोचना, उसका तरीका, इससे उसे मारना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये सुनकर वसीली को थोड़ी हिम्मत मिलती है। दूसरी तरफ मेजर अर्विन भी अपनी चाल चल रहा होता है। वो साचा नाम के छोटे बच्चे के जरिए वासिली के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करता है। साचा वासिली का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन मेजर अर्विन उसकी मासूमियत का फायदा उठाता है। वो बहुत चालाक आदमी होता है। फिर मेजर अर्विन चुपके से उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है जहां वासिली के आने की उम्मीद होती है। वो वहां पहले से छुपकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वासिली भी वहां पहुंचता है, लेकिन वासिली को अंदाजा होता है कि मेजर अर्विन जरूर कहीं ना कहीं छुपकर उस पर हमला करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो जर्मन्स पर वेंटिलेशन पाइप के रास्ते से हमला करने का प्लान बनाते हैं। तभी उसे पाइप के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि सामने वाला भी उसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो फौरन अपनी पोजीशन बदल लेता है। जब वसीली और उसका साथी पाइप से बाहर निकलते हैं तो अचानक गोली चलती है और उसके दोस्त को हेडशॉट लग जाता है। वो वहीं मर जाता है। वसीली के हाथ से भी उसी वक्त उसकी गन छूट कर गिर जाती है। वो अपने जख्मी दोस्त से कहता है कि किसी तरह वापस हेडक्वार्टर लौटने की कोशिश करे। खुद वो गली के अंदर छुपकर बैठ जाता है। हेडक्वार्टर पर वसीली की हालत की खबर पहुंच जाती है। डैनिलोव ये सुनकर कुछ और सोचे बिना उसे बचाने के लिए खुद निकल पड़ता है। वसीली बिना गन के सिर्फ अपने पास रखी छुरी से अपनी गन तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मेजर अर्विन उसे गन तक पहुंचने का मौका ही नहीं देता। वो पूरी तरह उसे नजर में रखता है। इसी दौरान जर्मन प्लेन्स फिर से शहर पर बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से बिल्डिंग के कांच टूटकर हर तरफ बिखर जाते हैं। इन्हीं टूटे हुए शीशों में से एक टुकड़े पर वासिली का रिफ्लेक्शन दिखने लगता है, जिससे मेजर अर्विन के लिए उस पर नजर रखना और भी आसान हो जाता है। कुछ देर बाद डैनिलोव भी वहां वेंटिलेशन पाइप के पास पहुंच जाता है। वासिली उसे पत्थर के पीछे छुपा देता है और खुद विंडो के पास पोजीशन लेता है। अपनी समझदारी से वो तानिया तक मेजर अर्विन की सही लोकेशन पहुंचा देता है और उसे कहता है कि टूटे हुए कांच का टुकड़ा उसकी तरफ फेंके। तानिया जरा सा एंगल बनाकर ग्लास फेंकती है। जैसे ही उस तरफ हरकत होती है और मेजर अर्विन का चेहरा दिखाई देता है, वसीली मौके का फायदा उठाकर जल्दी से अपनी गन उठा लेता है और एक ही सही निशाने में मेजर अर्विन के हाथ में पकड़ी राइफल को हिलाकर उसी पर गोली चला देता है। यही पहली बार होता है जब वसीली जर्मन के इस खतरनाक स्नाइपर को गिरा देता है, लेकिन जंग अभी जारी है, इसलिए मिशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। फिर भी उस शाम वसीली और उसके साथी इस छोटी सी जीत पर बहुत खुश होते हैं। बाकी सोल्जर्स भी बहुत उत्साहित होते हैं, क्योंकि जिसने पूरे शहर में दहशत फैला रखी थी उस जर्मन स्नाइपर को वसीली ने चंद सेकंड में हरा दिया था। अगले दिन वासिली डैनिलोव से कहता है कि अब वो एक नॉर्मल सोल्जर की तरह लड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता कि लोग उसे सिर्फ एक लेजेंड या भूत जैसे स्नाइपर की कहानी बनाकर देखें, लेकिन डैनिलोव उसे कहता है कि वो अब कोई आम सोल्जर नहीं रहा। उसकी बहादुरी की कहानी सुनकर ही रशियन सोल्जर्स के अंदर उम्मीद जगी है और वो इसी उम्मीद पर ये जंग लड़ रहे हैं। अखबारों में उसकी कहानियां पढ़कर हर सोल्जर उससे इंस्पायर हो रहा है। तभी छोटा बच्चा साचा भी वहां आता है। यही हमें पता चलता है कि वो रशियंस और जर्मन्स दोनों के लिए काम कर रहा है, यानी वो एक डबल एजेंट जैसा काम कर रहा है। डैनिलोव की बातों से जो बातें जर्मन्स तक पहुंची थी वो सब साचा के जरिए ही बाहर जा रही थीं, लेकिन रशियन सोल्जर्स को यह बात पता नहीं थी कि साचा दोनों तरफ की खबरें दे रहा है। साचा बताता है कि जब मेजर अर्विन जूते पॉलिश करवा रहा था तो उसके जूतों पर हल्का सा पाउडर केमिकल लगा हुआ था, जो आमतौर पर केमिकल फैक्ट्री के आसपास मिलता है। यहीं से उन्हें अंदाजा होता है कि मेजर अर्विन केमिकल फैक्ट्री के आसपास कहीं छुप कर काम कर रहा है। छोटा बच्चा ये सब करके खुद को बहुत कामयाब समझता है, क्योंकि वो सीधे जंग में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ बड़ा कर रहा है। लेकिन वासिली डैनिलोव से बहुत नाराज होता है कि इतना छोटा बच्चा इतनी खतरनाक स्पाइंग कर रहा है। कुछ देर बाद वासिली खुद केमिकल फैक्ट्री की तरफ जाता है। वो वहां मरे हुए सोल्जर्स की लाशों के बीच जाकर ऐसे लेट जाता है जैसे वो भी डेड बॉडी हो, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसके भाई ने उसे सिखाया था। जब तक शिकार खुद सामने ना आए, शिकारी को पत्थर की तरह बिल्कुल चुप रहना होता है। काफी देर इंतजार के बाद मेजर अर्विन भी वहां चक्कर लगाने के लिए आता है। एक बार तो वो लगभग वासिली के सामने ही आ जाता है, लेकिन उस समय वासिली कोई हरकत नहीं करता ताकि उसकी पहचान ना हो जाए। थोड़ी देर बाद एक जर्मन सोल्जर वहां आता है जो मरे हुए सोल्जर्स की जेबों से पैसा और जरूरी सामान चुराने लगता है। वो वासिली के पास भी पहुंचता है, उसके ऊपर से भी चीजें उठाता है, लेकिन वासिली फिर भी हिला तक नहीं। फिर वो सोल्जर अपने कमांडर के पास जाता है और रशियन डेड बॉडीज की आंखों से निकाले गए पहचान कार्ड और टैग्स दिखाता है। उन टैग्स में वासिली का भी टैग होता है। कमांडर को यकीन हो जाता है कि वासिली सच में मर चुका है। वो मेजर अर्विन के पास जाकर खबर देता है कि वासिली अब नहीं रहा और उसे आदेश मिलता है कि मिशन को यहीं बंद करके वापस लौट जाओ। लेकिन मेजर अर्विन दिल से ये बात मान नहीं पाता। उसे शक होता है कि वासिली अभी भी जिंदा है। उधर ये खबर जब रशियन जनरल
तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो डैनिलोव से कहता है कि इस खबर को हर हाल में छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर सोल्जर्स को पता चला कि उनका हीरो मर गया है तो उनका हौसला एकदम से टूट जाएगा। लेकिन डैनिलोव वासिली की मौत की बात बिल्कुल छुपा नहीं पाता, क्योंकि वो दिल से उसको बहुत मानता है। पहले तो वो यकीन ही नहीं करता, लेकिन जब जर्मन रेडियो पर भी वासिली की मौत की खबर ब्रॉडकास्ट होती है तो वो अंदर तक हिल जाता है। दूसरी तरफ जब मेजर अर्विन अपने जूते कमांडर के पास रखता है तो कमांडर की आंखों में भी वासिली के लिए थोड़ा सा सम्मान और नरमी दिखती है। मेजर अर्विन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि कमांडर रशियन खबरें जर्मन्स तक पहुंचाता रहा है, लेकिन इस बार उसने वासिली के जिंदा होने की कोई बात साफ साफ नहीं कही। उसे शक होने लगता है कि शायद उसके अगले मिशन की लोकेशन भी रशियंस तक पहुंच जाएगी। उसे एहसास हो जाता है कि जो भी अगला कदम वो उठाएगा उसकी खबर सीधे डैनिलोव और रशियंस तक पहुंच जाएगी। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे ज्यादा इमोशनल हिस्से में पहुंचती है। तानिया वासिली और अपने शहर के लिए कुछ भी कर गुजरने का फैसला करती है। वो अकेली ही मेजर अर्विन को मारने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ अचानक चुपचाप वासिली गुप्त रूप से वापस हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। उसे जिंदा देखकर डैनिलोव बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सबको लगा था कि शायद वासिली मारा जा चुका है। हेडक्वार्टर से उसे पता चलता है कि तानिया अकेले मेजर अर्विन को मारने के लिए निकल गई है। ये सुनते ही वासिली उसे बचाने के लिए उसके पीछे निकल जाता है। उधर उसी जगह पर मेजर अर्विन पहले से वासिली का इंतजार कर रहा होता है। उसे दूर से एक स्नाइपर दिखता है, लेकिन वो वासिली नहीं बल्कि तानिया होती है। मेजर अर्विन उसका निशाना साधकर इंतजार करने लगता है कि वो हल्की सी गलती करे और वो उसे मार दे, लेकिन ठीक उसी वक्त वासिली भी वहां पहुंच जाता है। वासिली को जिंदा देखकर तानिया बहुत खुश हो जाती है। पहली बार वो साफ साफ उसे बता देती है कि वो उसे प्यार करने लगी है। दूसरी तरफ छोटा साचा ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है। यहीं पर आज वासिली और मेजर अर्विन के बीच मुकाबला होना होता है। मेजर अर्विन उसे पकड़ लेता है। वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर वासिली सचमुच जिंदा है तो उसे छुपने की जगह से बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका यही बच्चा है। इसीलिए वो बहुत बेरहमी से साचा की हत्या कर देता है और उसकी लाश को शहर के बीचों बीच लटका देता है ताकि सब देखें और डर जाए। कुछ देर बाद तानिया दूरबीन से ये खौफनाक मंजर देखती है। अंदर से वो पूरी तरह टूट जाती है। उसने साचा को बचपन से देखा था। खून का रिश्ता न होते हुए भी वो उसे अपने छोटे भाई की तरह चाहती थी। मेजर अर्विन की ये बेरहमी देखकर वो समझ जाती है कि वो कितना निर्दयी दुश्मन है। वासिली उसे संभालने की कोशिश करता है। वो तानिया से वादा करता है कि वो मेजर अर्विन को जरूर मारेगा और साचा की मौत का बदला लेकर रहेगा। इसी बीच जर्मन सोल्जर्स फिर से स्टालिनग्राड शहर पर बड़ा हमला करते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि रशियन सोल्जर्स को जल्दी जल्दी शहर खाली कराने का आदेश मिलता है। डैनिलोव और तानिया साचा की मां से कहते हैं कि वो नाव में बैठकर नदी पार करके दूसरी तरफ चली जाए, लेकिन वो अपने बेटे को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती। तब तानिया उन्हें झूठ बोलती है। वो कहती है कि साचा ने रशियन सोल्जर्स के साथ गद्दारी की है और जर्मन्स के साथ मिल गया है। ये सुनकर साचा की मां के दिल पर चोट तो लगती है, लेकिन तानिया उसे उसके बेटे की मौत की असली बात नहीं बताती। बस इतना कहती है कि अब वो उसके लायक नहीं रहा। आखिरकार साचा की मां भारी दिल से नाव में बैठकर निकल जाती है। नदी पार जाते वक्त वो तानिया के नाम एक चिट्ठी छोड़ जाती है, जिसमें लिखती हैं कि वो अपने बेटे की तलाश में नदी के उस पार जा रही हैं और दुआ करती हैं कि एक दिन वो वापस लौट आए। उधर नदी किनारे जाते जाते एक जर्मन मिसाइल का धमाका होता है और उसी ब्लास्ट में तानिया बुरी तरह से घायल हो जाती है। डॉक्टर ये साफ बता देते हैं कि तानिया को बचाया नहीं जा सकता। सच्चा की बेबस मां जाते जाते नाव से ही अपने बेटे के नाम आखिरी चिट्ठी छोड़ जाती है कि वो जहां भी हो एक दिन उसके पास लौट आए। दूसरी तरफ वासिली ट्रेन स्टेशन पर मेजर अर्विन का इंतजार कर रहा होता है। डैनिलोव उससे मिलने आता है और उसे तानिया की मौत की खबर देता है। उसे ये सूचना मिली होती है कि तानिया अब जिंदा नहीं रही। डैनिलोव खुद को तानिया की मौत का जिम्मेदार मानता है। वो सोचता है कि अगर वो उसकी ज्यादा परवाह करता तो शायद वो ब्लास्ट में न फंसती। ये सब सोचकर डैनिलोव अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। इसी गिल्ट में डैनिलोव आखिरी बार वासिली की मदद करने का फैसला करता है। वो जानबूझकर मेजर अर्विन के सामने आता है और खुद को उसकी गोली का निशाना बना देता है। मेजर अर्विन उसे गोली मार देता है। वो ये समझता है कि शायद उसने वासिली को मारा है या अब कोई खतरा नहीं बचा, लेकिन वासिली डैनिलोव की इस कुर्बानी से मेजर अर्विन की सही पोजीशन समझ जाता है। मेजर अर्विन कई घंटों तक अपनी राइफल तैयार रखकर बैठा रहता है, यकीन करने के लिए कि वासिली अब सामने नहीं आएगा। काफी देर बाद जब उसे लगता है कि वासिली शायद सचमुच मर चुका है तो वो अपनी जगह से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है उसे सामने वासिली नजर आता है, जो पहले से उस पर निशाना साधे खड़ा होता है। आखिरकार आखिरी मुकाबले में मेजर अर्विन अपने मौत को स्वीकार करता है। वासिली एक ही गोली में उसे मार गिराता है। जर्मन का ये खतरनाक स्नाइपर यहीं खत्म हो जाता है और ये सब डैनिलोव की कुर्बानी की वजह से मुमकिन हो पाता है। इसके बाद लगभग 2 महीने तक जंग और चलती है। आखिरकार रशियन सोल्जर्स स्टालिनग्राड शहर को जर्मन से पूरी तरह आजाद करा देते हैं। इस जंग में रशियंस जीत जाते हैं। कुछ समय बाद वासिली को तानिया की चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि तानिया मरी नहीं है बल्कि जिंदा है और सुरक्षित हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। वासिली तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। उसे जिंदा देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद वासिली और तानिया की शादी हो जाती है और दोनों अपनी जिंदगी शांति और खुशी के साथ गुजारने लगते हैं। और इसी के साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर के इस भूत जैसे स्नाइपर वासिली की कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध की इस दिल दहला देने वाली स्नाइपर कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही फिल्मों की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।